नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल रेलवे डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। इस वीडियो में आप एएलपी के डिपार्टमेंटल कोटे का विवेक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस इसके साथ रेलवे की जो भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन होते हैं, इन सभी का प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। जिससे एग्जामिनेशंस में हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से तैयार किया गया है। तो मुझे आशा है आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से और बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूर्ण रात्रि की अवधि डैश से डैश मानी जाती है। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन दिया गया है पूर्ण रात्रि अवधि डैश से डैश मानी जाती है, यानी किस टाइम से किस टाइम तक मानी जाती है। तो इसमें पूर्ण रात्रि 10 PM से 6 AM तक मानी जाती है। रेलवे में 10 PM से 6 AM तक इतने समय तक का नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको मिलता है, NTA। यदि 0 से 8 हो तो आपको 0 से 6 बजे तक के ही नाइट अलाउंस मिलेंगे। जितनी भी 08 से ड्यूटी है उनको 0 से यानी कि 12 बजे रात से सुबह 6 बजे तक ही नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेंगे। यदि पूरे 10 बजे से 6 बजे तक कर रहे हैं तो टोटल 8 घंटे की नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लगातार अधिक कार्य करने पर श्रमिक को दिए जाने वाले लॉग ऑन का तात्पर्य डैश घंटे अधिक है। इनके आंसर जाएंगे 10 घंटे से अधिक। ऑप्शन नंबर ए 10 घंटे से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर टाइम भत्ते की गणना निम्न में से कौन शामिल है। ओवर टाइम भत्ते की गणना में कौन शामिल है। तो ओवर टाइम में इनमें दोनों शामिल हैं, डीए और डीपी, ये दोनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम कब से लागू है। तो दोस्तों, कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम जो है 1 जुलाई 1924 ईस्वी से लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल अधिनियम 1989 के कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम के खंड 124 के अंतर्गत अधिकतम देय राशि सीमा क्या है। तो अधिकतम देय राशि सीमा इसकी जो है 25 लाख यानी कि 25 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवेतन अवकाश एक साथ डैश महीने के लिए मंजूर किया जाता है। तो अर्धवेतन अवकाश जो है एक साथ 24 महीने के लिए मंजूर किया जा सकता है। यह अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अधिकतम जो है 24 महीने तक 2 साल के मंजूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 किलोमीटर पर प्रशासन के हित में स्थानांतरण पर कर्मचारी डैश दिन ज्वाइनिंग टाइम के लिए पात्र होता है। कितने दिन ज्वाइनिंग टाइम के लिए पात्र होता है। तो इनके आंसर जाएंगे बी 12 दिन। 12 दिन ज्वाइनिंग टाइम के लिए पात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप सी चयन के लिए निचले ग्रेड में कम से कम कितने वर्ष की लगातार सेवा होना आवश्यक हो जाता है। तो कम से कम 2 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 2 साल तक होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियुक्ति पर पिछले वर्ग हेतु आरक्षण कितना प्रतिशत है। तो इनके आंसर जाएंगे 27%। पिछले वर्ग मतलब ओबीसी के बारे में बता रहे हैं, तो पिछले वर्ग हेतु कितने हैं, 27% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्ती नियमों में छूट देने की शक्तियां किस प्राधिकारी के पास निहित है। तो भर्ती नियम में छूट देने की ये जो है रेलवे बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ये रेलवे बोर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल 6 तक के अराजपत्रित कर्मचारी यानी नॉन गेस्टेड कर्मचारी जो है कर्मचारी की APAR किसके द्वारा पूर्ण की जाएगी। तो APAR जो है वो JA ग्रेड ऑफिसर के द्वारा पूर्ण की जाएगी। APAR होता है
अप्रेजल ऑफ एनुअल अप्रेजल करके होता है, तो APAR जो है JD ग्रेड ऑफिसर के द्वारा पूर्ण की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत अपील की समय सीमा कितनी है? तो अपील की समय सीमा जो है कुल 45 दिन होता है, 45 डेज होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को आरोप पत्र के लिए कौन सा मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो सेवानिवृत्त वालों के लिए SF 14 मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन एवं अपील के किस नियम के तहत रिवीजन का प्रावधान है? तो रिवीजन का प्रावधान जो है नियम 25 के अकॉर्डिंग, नियम 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंशन संराशीकरण का अधिकतम प्रतिशत क्या है? तो इनके आंसर जाएंगे पेंशन के 40%, पेंशन के 40% संराशीकरण का अधिकतम प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DCRG की अधिकतम राशि क्या है? तो DCRG की अधिकतम राशि जो है वो है 20 लाख यानी कि 20 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPS कर्मचारियों को अंक प्रदान किए जाते हैं, कितने अंक जो कर्मचारियों को जो नंबर है कितने प्रदान किए जाते हैं? तो इनके से 16 डिजिट का, 16 डिजिट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ आ रहा है दोस्तों, इसमें मैथ रीजनिंग भी सारे दे दिए गए हैं। तो मैथ देखते हैं, उस विकल्प चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्लस चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इनमें से कौन सा आ सकता है? तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो है B यानी कि 36 है दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, इसमें जैसे 17 यानी 17 + 13 ये कुल मिला के 30 हो जा रहा है। तो 30 में डिवाइड किया 2 से तो 15 आ जाएगा, वही ऑप्शन नंबर B दे दिया है। उसी तरह 7 और 5 मिला के 12 हो रहा है, तो 12 में डिवाइड किया 2 से तो 6 आया, उसे 6 यहाँ दे दिया है। इसी तरह 66 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के डिवाइड करेंगे तो ये दोनों मिला के इसका 2 गुना होना चाहिए। तो दोनों मिला के जो होना चाहिए ये 36 और 66 है, दोनों मिला के 102 हो जाएगा। 102 हो रहा है यानी कि इसका 2 गुना हो रहा है, इसीलिए इसके ऑप्शन हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और रिक्त श्रृंखला को पूरा करे। दोस्तों इसमें थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, इसमें जैसे 13 से चला, 13 चला तो फिर 11 चला तो 9 से 7, ये 2 कम करते जा रहा है, 7 से 2 चलेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि इनमें से 3 ऑप्शन A, B, D आ रहा है, तो इनमें से कोई एक होगा। उसके बाद है H चला, यानी कि 2 इसमें से कम है, HIJ यानी 2 बढ़ा दिया इसमें, KL इसमें भी 2 बढ़ाया, इसमें भी 2 बढ़ाया, तो इसमें 14 तो 16 हो जाएगा EP। तो EP यानी 2 ऑप्शन छट रहे हैं B और D। उसके बाद देखेंगे W है 23 नंबर पे, 23 में से 2 कम किया 21, 21 में 2 किया 19, 19 में 2 कम किया 17, 17 में से 2 कम करेंगे तो 15, यानी कुल मिलाकर D ऑप्शन हो जाएगा EPO। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें, इनमें से असंगत कौन? तो इनके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, इसका आंसर जो हो जाएगा A हो जाएगा। बाकी सब तो स्थलीय जानवर हैं, लेकिन मगरमच्छ जो है जलीय जानवर है, एक्वेटिक एनिमल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 दोस्त ABCDEFGH दोपहर के भोजन के लिए गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। A F के सामने है और B के दाएं तीसरे स्थान पर है। G जो है F और D के बीच में है। H जो है D और D के बाएं ओर है। E C और A के बीच में है। C के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? दोस्तों इसका सीक्वेंस बैठाना पड़ेगा। आइए रफ पेज में बैठाते हैं। इसमें एक गोले जैसे दे रखा है, सर्कल है, और यानी कि कुल 8 दोस्त बैठे हुए हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि
ए एफ के सामने और बी के दाएं तीसरे स्थान पे। तो ए मैंने मान लिया कि यहाँ बैठा दिया और बी के दाएं तीसरे स्थान पे हो जाएगा। तो बी हमने मान लिया यहाँ बैठा दिया, बी के दाएं तीसरे स्थान पे ये हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि जी एफ और डी के बीच में। तो जी जो हो जाएगा, यानी कि यहाँ मान लिया हमने एफ कर दिया तो और यहाँ डी कर दिया, तो यहाँ पे जी हो जाएगा। जी एफ और डी के बीच में बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एच डी के बाएं ओर है। तो एच यहाँ हो जाएगा, डी के बाएं ओर है। उसके बाद एच हो गया, ए हो गया। उसके बाद दो और बैठ रहे हैं, दो कहाँ बैठेगा? तो इसमें ई सी और ए के बीच में है। ई जो है सी और ए के बीच में, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ कर देंगे, ये तो पहले ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। ई और सी एक बीच में बैठे हुए हैं। क्वेश्चन ये आ रहा है कि सी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो सी के बाएं दूसरे स्थान पर जो होगा वो एफ बैठा हुआ है। ये हो जाएगा एफ नंबर आंसर, यानी कि एफ हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए एफ आंसर इनके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 है तथा पांचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,750 है। तो ब्याज की संयोजन राशि क्या हो जाएगी? दोस्तों सबसे पहले ये देखेंगे कि ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज एक कितना है? 6,000, यानी कि एक तो 6,000 दे रखा है, दूसरा दे रखा है 6,750। तो ये आपको पता होगा कि ब्याज बराबर जो होता है, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन होता है। तो फिर इसमें एक कितने आंसर है इसमें? सॉरी ये क्वेश्चन दूसरा है, ये देखते हैं इसमें। जैसे दर पूछ रहा है, ब्याज दर, तो इसमें दर हो जाएगा, एक चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 है, दूसरा 6,750 है। तो सीधा दर बराबर एक 6,750 है, दूसरा कितने हैं? 6,000 है। इसमें अपॉन में हो जाएगा 6,000, उसके बाद इंटू 100। अब इसको ख़त्म करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 750 अपॉन 6,000 इंटू 100। यानी कि 25/2 हुआ। तो 12.5% आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा अनुमानसिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं? तो इनके आंसर जाएंगे क्लोनिंग। दोस्तों क्लोनिंग उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा अनुमानसिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। वर्ष 1997 ईस्वी में डॉली नामक भेड़ का पहला बार यानी क्लोन बनाया गया था, डॉली नामक भेड़। उसके बाद जो है वर्ष 1919 ईस्वी में विश्व की पहली कागा नाम की क्लोन गाय की मौत हो गई थी, वर्ष 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोने का आणविक सूत्र क्या है? सोने का यानी कि स्वर्ण का, तो ये हो जाएगा AU। AU का मतलब होता है ऑरम, और AG मतलब अर्जेंटम होता है, AL मतलब एल्युमिनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। तो इनके से जाएंगे सी, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। यह योजना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। प्रधानमंत्री, अब देखेंगे प्रधानमंत्री एक दूसरी ऑप्शन में देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत जो है 2000 ईस्वी में हुई थी, 2000 ईस्वी में हुई थी।
और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 3 कार्यक्रम चलाए जाते हैं। एक तो हो गया मिड डे मील, दूसरा हो गया ICDS यानी समेकित बाल विकास योजना, और किशोरी शक्ति योजना। ये कुल 3 जो है योजना ग्रामोदय योजना के अंतर्गत चलाया जाता है। मिड डे मील की शुरुआत जो हुई थी 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुई थी मिड डे मील की शुरुआत। ICDS की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। किशोरी शक्ति योजना जो है वो चलाया गया था 2006 और 7 में। तो ये सब प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत आता है। अब ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें तो ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस कनेक्शन दिया जाता है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन आता है, PMUY ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? तो गरीबों को घरेलू रसोई गैस कनेक्शन दी जाती है। इसकी शुरुआत जो है 1 मई 2016 ईस्वी को हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से लॉन्च की गई थी, बलिया से। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में आता है। क्वेश्चन आता है किस श्रेणी में आता है? तो ये काराकोरम श्रेणी में आता है। इस ग्लेशियर की समुद्र से ऊंचाई जो है 17,770 फीट है। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर ए की बात कर ले तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, ये उत्तराखंड में। क्वेश्चन आता है गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। इसकी औसत ऊंचाई जो है ये 3,900 मीटर है, 3,900 मीटर कह सकते हैं इसमें। उसके बाद आप आइए नेक्स्ट नुब्रा ग्लेशियर की बात कर ले तो नुब्रा ग्लेशियर काराकोरम सीरीज में लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण ढलान पर स्थित है। ये लद्दाख क्षेत्र में आता है, ये भी काराकोरम श्रेणी में आता है। नेक्स्ट ऑप्शन हरी पर्वत ग्लेशियर है। हरी पर्वत ग्लेशियर जो है ये ये है जम्मू कश्मीर में। तो चारों ग्लेशियर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता दिवस क्वेश्चन आएगा कि एकता दिवस किसके स्मृति मनाया जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 2014 ईस्वी में मनाई गई थी। 2014 ईस्वी में पहली बार एकता दिवस मनाई गई थी। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 240 मीटर है। इसके बाद कहें तो इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति जो है स्प्रिंग टेम्पल 208 मीटर है। नेक्स्ट बात करें तो वह स्टेशन जहां रेल लाइनें समाप्त होती है वो क्या कहलाता है? तो वह स्टेशन जहां रेल लाइनें समाप्त होती है वो है टर्मिनल स्टेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ये हो जाएगा टर्मिनल स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है पीर पंजाल रेल सुरंग है। पीर पंजाल रेल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लेटफार्म टिकट की वैधता कितने घंटे की होती है? दोस्तों प्लेटफार्म टिकट की वैधता जो होती है वो 2 घंटे की होती है, मात्र 2 घंटे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है?
तो भारतीय रेलवे का एशिया में नेटवर्क जो है दूसरा स्थान है। भारतीय रेल यानी प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने चलाई गई थी। 34 किलोमीटर में मुंबई से थाने चलाई गई थी। 3 इंजन थे उसमें, तीनों इंजनों का नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। तो इसमें 31 का इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना स्टीम इंजन कौन सा है? तो सबसे पुराना स्टीम इंजन जो है वो है फेयरवी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है? तो दोस्तों रेलवे का मुख्यालय में जो है हुबली में नहीं है। रेलवे का मुख्यालय जो है हुबली में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDM लोकोमोटिव का एक्सल लोड कितना होता है? तो WDM-2 का एक्सल लोड जो होता है वो है 18.8 टन, 18.8 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDM-2 लोकोमोटिव के ईंधन वायु टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है? तो इनके जाएंगे 5000 लीटर होती है। WDM-2 लोकोमोटिव के ईंधन के वायु टैंक की कैपेसिटी जो है 5000 लीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? तो रबी फसलों की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है। और रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर और इसकी कटाई जो है मार्च अप्रैल में की जाती है। क्वेश्चन आता है कि कटाई कब की जाती है? तो मार्च अप्रैल में की जाती है इसकी कटाई। बुआई अक्टूबर नवंबर, कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। दोस्तों रबी फसल की कुछ फसलें ऐसे हैं जैसे शीतकालीन फसल से बोल सकते हैं, शीतकालीन यानी सर्दियों के समय की फसल बोल सकते हैं। रबी फसल में आते हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सब मटर, सरसों, मसूर ये सब आते हैं रबी फसल में। और इसके साथ आलू भी आ जाते हैं, ये आलू भी रबी फसल में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ फसल की थोड़ा बात कर लेते हैं। खरीफ फसल की बुआई जो है जून जुलाई में की जाती है। अगर क्वेश्चन आता है इसी पे रबी फसल की जगह खरीफ फसल, तो इसकी बुआई जो है जून जुलाई में की जाती है। और कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है। अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है। यानी कि अगर इसकी बात करें रबी फसल की, तो खरीफ फसल की कटाई होते ही अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई शुरू हो जाती है। तो खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। खरीफ फसल जो है ग्रीष्मकालीन फसल है, तो इसमें ग्रीष्मकालीन फसल में आ जाएगा जैसे चावल है, खरीफ फसल में चावल आ जाएगा यानी कि धान कह सकते हैं इसको। उसके बाद है ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब आ जाएगा। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली और तिल भी आ जाएगा। कपास, रागी ये सब आते हैं, सोयाबीन ये सब इत्यादि। तो ये सब खरीफ फसल थे। जायद फसल की बात करें, जायद फसल तो ये यानी कि मार्च अप्रैल में बोई जाती है। जायद फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है। और जून जुलाई में काटी जाती है। जायद फसल में कौन कौन आता है? तो जायद फसल में आता है जो जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा ये सब आते हैं। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा ये सब आते हैं जायद फसल में। भिंडी भी इसी में आता है। तो मुझे आशा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भारत के मशहूर शहनाई वादक है? तो मशहूर शहनाई वादक जो है वो है बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। दोस्तों बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो है 21 मार्च 1916 ईस्वी को 21 मार्च 1916 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 21 मार्च 1916 ईस्वी को बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म हुआ था और बिहार के डुमराव में बिहारी मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनको बिहार के डुमराव में हुआ था। डुमराव यानी कि बक्सर के पास में है, तो बक्सर में ही समझ लीजिए डुमराव में हुआ था 21 मार्च 1916 ईस्वी को। इनके बचपन का नाम जो था कमरुद्दीन था, कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खान जी के बचपन का नाम कमरुद्दीन था। जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न सम्मान कब दिया गया था? तो 2001 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तानसेन पुरस्कार ये सब दिया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन रविशंकर जी, रविशंकर के बारे में। तो रविशंकर भारत के प्रसिद्ध ये सितार वादक है। इसमें क्वेश्चन आएगा कि सितार वादक कौन है? तो रविशंकर। और शहनाई वादक कौन है? तो बिस्मिल्लाह खान। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी वादक है, बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया। लतीफ खां ये सारंगी वादक है, सारंगी वादक कहेंगे तो लतीफ खां। अब क्वेश्चन आता है रविशंकर प्रसाद तो सितार वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां, सारंगी वादक कौन है? तो लतीफ खां। ये आपको सारे क्लियर हो गए। बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2001 ईस्वी में दिया गया था। इनका जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी को बिहार के डुमरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध किस वर्ष, कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध जो है बंगाल के नवाब सिराजदौला ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। ये सिराजदौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। इन दोनों के साथ हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। प्लासी जो है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बंगाल का नाम सिराजदौला के साथ हुआ था तो ये पश्चिम बंगाल में है ये जगह प्लासी। इस युद्ध में कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजदौला को हरा दिया था। इसी युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की नींव मजबूत हुई थी और फ्रांसीसियों की शक्ति में कमी होती चलती गई थी। युद्ध के बाद जो है मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब सिराजदौला की हत्या कर दी, यानी खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश पौधों में जल परिवहन का काम करता है? कौन सा हो जाएगा? तो जाइलम। जाइलम पौधों में जो है जल परिवहन का कार्य करता है। जाइलम मूल से जल व खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है, यानी जड़ से जो है विभिन्न पेड़ों को यहाँ जड़ से पत्तियों तक पहुंचाते रहता है, हर जगह पहुंचाता है जाइलम। जाइलम का काम होता है। फ्लोएम का काम जो होता है पत्तियों से बने भोजन, यहाँ पत्तियों से बने भोजन को जड़ तक पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक शैवाल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। दोस्तों यदि शीरा की बात कर ले, शीरा क्या है? तो शीरा जो है अशुद्ध रक्त, यानी कि अशुद्ध रक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है अशुद्ध रक्त होता है, और पल्मोनरी शीरा में अशुद्ध रक्त नहीं रहता है, यह एक अपवाद है। शुद्ध रक्त जो है धमनी में होता है और शीरा में अशुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल जो है वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है, पब्लिक के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय जी ने किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। एक दो बुक है जैसे प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस एवं संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय की प्रमुख रचना है।
प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और इसके साथ संवाद कौमुदी। ये दोनों पुस्तकों की रचना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय जी ने किया था। उसके बाद है सती प्रथा के बारे में पढ़ लेते हैं। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को वैदिक की सहायता से प्रतिबंधित करवाना राजा राम मोहन राय की एक और उपलब्धि थी 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? तो इनमें से डिजिटल लेन देन जो है वो नगद लेन देन जो है डिजिटल लेन देन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? तो मिश्रित धातु जो है वो चांदी नहीं है। और मिश्र धातु जैसे टाका की बात कर लें, टाका किस किसका मिश्रण है? तो टाका जो है ये है Pb+Sn, यानी कि सीसा, लेड और टीन, लेड और टीन दोनों का मिश्रण है टाका। पित्तल की बात कर लें तो पित्तल मिश्रण है Cu+Zn, कॉपर और जिंक ये दोनों का मिश्रण है पित्तल। कांसा की बात करें तो कांसा भी मिश्रित मिश्रण है Cu+Sn, इन दोनों का मिश्रण, कॉपर और टीन दोनों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का है, ये मैथ का क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी और ए, दोनों समान रूप से दे दिया गया है तो ये बाय मिस्टेक हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी और ए दोनों मान लेंगे, 5/8 ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी क्यू का रेशियो 5:6 है और आर क्यू का रेशियो जो है 25:9 है तो पी आर का रेशियो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसके रेशियो फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे पी क्यू का रेशियो दे रखा है, पी क्यू आर, इन तीनों को एक साथ रेशियो कर देंगे। पी का रेशियो कितना है? 5 है, रेशियो 6 है। उसके बाद है आर की 9 है, उसके बाद सॉरी क्यू का 9 है और आर की जो है 25 है। रेशियो फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 45 रेशियो, उसके बाद जाएगा यहाँ 54 रेशियो 150 150, अब आ जाएगा 45 54 150। अब इसमें ये तो पी हो गया और ये आर है, तो पी आर की रेशियो चाहिए था, ये हो गया 45/150, 15 से काट देंगे, 15 × 45, 15 × 150, ये 3/10 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये भी सेम है, यदि एक्स वाई की रेशियो जो है 7:5 है, वाई जेड का रेशियो 7:11 है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा? दोस्तों इसको भी ऐसे ही रेशियो फाइंड करेंगे, जैसे एक्स दे रखा है, उसके बाद वाई दे रखा है, फिर उसके बाद जेड, इन तीनों के साथ लिख देंगे। 7 है, 5 है, उसके बाद है फिर से वाई की 7 दे रखा है, जेड की 11 दे रखा है, ऐसे ही इसको भी करेंगे। 49 हो जाएगा, 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा 55, 49 35 55, तो ये हो गया 49 35 और 55। अब इसमें करेंगे एक्स वाई जेड, तो यही है 49 35 और 55, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़कों की औसत आयु क्या हो जाएगी? दोस्तों इसमें जो है बढ़ी उम्र, सबसे पहले देख लेंगे कि उम्र कितना बढ़ रहा है, तो बढ़ी उम्र कितना है? 18 वर्ष। उसके बाद कितने हैं? 1.5 वर्ष उम्र बढ़ रहा है, 18 लड़का है और 18 लड़का है और 1.5 वर्ष उम्र बढ़ रहा है, तो 18 1.5 हो जाएगा 27 वर्ष, यानी कि 27 वर्ष उम्र बढ़ गया।
तो नए लड़की की उम्र पहले जो 12 वर्ष था तो इसमें प्लस हो जाएगा, 12 27 कितने हो जाएंगे, 39 यानी 39 वर्ष आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए विकल्प दिए गए किन चिन्हों को परस्पर आपस में बदलना चाहिए। तो बदलने पे इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, माइनस और डिवाइड, ये दोनों बदलेंगे तब सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में टच को 68 लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में एरर को क्या लिखेगा। दोस्तों टच जैसे TOUCH, टच टी का मतलब हो गया इसके जस्ट अपोजिट दे रखा है, यानी टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी, तो 7 हो गया। ओ का अपोजिट हो जाएगा एल, तो उसके इसका हो गया 12। यू का अपोजिट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग अपोजिट दे रखा है, जैसे TOUCH, टी का अपोजिट जो हो जाएगा वो जी हो जाएगा, तो जी का क्रमांक 7 है। ओ का एल है तो इसके क्रमांक 12 है। यू का अपोजिट जो है एफ है तो इसके क्रमांक जो है 6 है। सी का अपोजिट एक्स है तो इसका अपोजिट हो जाएगा 24, इसका मतलब क्रमांक 24 है। और एच का अपोजिट जो है एस है, इसीलिए 19 दे रखा। अगर इन सबको प्लस कर दिया तो आ गया 68। उसी तरह एरर में करेंगे, ERROR, एरर में भी सबके अपोजिट लिखेंगे। ई का अपोजिट वी होता है, आर का अपोजिट जो होता है वो आई होता है, ये भी आर का आई हो जाएगा, ओ का एल हो जाएगा और आर का तो आई हो जाएगा। ठीक है, इस सबके जो है क्रमांक वो लिखेंगे, जैसे 22 हो गया, आई का 9 हो गया, ये भी 9 है, और एल का मतलब 12 होता है, आई का 9, इन सबको प्लस करने पे हो जाएगा 61, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में रतन टाटा जी का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इनको जो है 2008 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि क्वेरी हो तो कमेंट से कमेंट जरूर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि कोई आपके अलग पेपर है तो कमेंट, उसके लिए भी कमेंट करें, आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दी जाएगा। थैंक यू।